नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम आज बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 1 के बारे में, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इस अध्याय में हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं पदार्थों के भौतिक गुणों के विषय में, और समझे थे हमने पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि जो पदार्थ है इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं के क्या क्या गुण होते हैं। आगे चर्चा करेंगे हम कि जब हमें पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करना हो तो इन्हें कैसे परिवर्तित किया जाता है, ठीक। और फिर समझेंगे वाष्पीकरण की अवधारणा को। तो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए, आज हम पढ़ने वाले बिल्कुल मजेदार अंदाज में हमारे इस नए भाग को, जिसका नाम क्या है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। इधर उधर नहीं देखना है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। और हम बात कर रहे थे पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में। तो 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी ठोस अवस्था, एक होती है द्रव अवस्था, और एक होती है आपकी गैस अवस्था। अब हम आज करने क्या वाले हैं, हम सीखने वाले हैं कि ये जो आपकी ठोस अवस्था होती है ये किस प्रकार की अवस्था है, या ठोस जो पदार्थ हैं उनके गुण क्या क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि द्रव पदार्थों के गुण क्या होते हैं, ठोस और द्रव में अंतर क्या होता है, ठोस द्रव और गैस में अंतर क्या होता है, किसके गुण हमें क्या सिखाते हैं। तो कहीं इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है, सारा ध्यान लगाना है अपने को बोर्ड पर और ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस अवस्था के विषय में। तो अपने को पता है, छोटी क्लासेस से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि जो ठोस होते हैं इनके अणु कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। कैसे होते हैं? पास पास। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो आप ले लो लकड़ी, ठीक, या फिर आप ले लो, आपके लिए पेन ले लो, ठीक, या फिर आप क्या करिएगा, आप ले लीजिएगा टेबल ले लीजिएगा, ठीक। ये इस तरीके के उदाहरण हैं जिनमें क्या है, अणु जो है आपके पास पास है। जैसे एक और उदाहरण आप लीजिएगा बर्फ का, ठीक। बर्फ भी क्या है, ठोस अवस्था में होती है, ठीक, यानी कैसी होती है, सॉलिड होती है, जिसके अणु कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। इसे हम क्या करते, दबा नहीं सकते। अब जैसे ये ठोस है आपका, आप इसे दबा सकते हैं, ये नहीं दबेगा। तो इसी तरीके से हम द्रव के गुण भी पढ़ेंगे, गैस के गुण भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ठोस अवस्था की, ठोस पदार्थों के गुणों की, ठीक। तो चलिए देखते हैं ठोस अवस्था के विषय में। और हमारे पास यहाँ क्या आ गया है, एक क्रियाकलाप आ गया है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में निहित है। अब ये क्रियाकलाप हमको क्या कह रहा है, देखिएगा। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करो। इन जो वस्तुओं के नाम दिए हैं उन्हें क्या करना है, एकत्रित करना है। कैसे? देखो, पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़, ठीक। आप क्या करो, पेन रख लो, पेन होगा ही सही, किताब रख लो, ठीक, सुई और लकड़ी की छड़ अभी छोड़ दो, ठीक। अब इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार को रेखा चित्र करने से क्या प्रेक्षण आपको प्राप्त हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपके पास पेन है, आपके पास किताब है, आप सुई ले लो और लकड़ी ले लो। अब क्या करो कि इनके चारों तरफ क्या करो, वो जैसे बचपन में हम आउटलाइन करते हैं, स्केचिंग करते हैं, वैसे ही इसके चारों तरफ हमको आउटलाइन करनी है। और बोल रहे जब आप ये कर लो तो फिर बताओ आपको क्या प्रेक्षण प्राप्त हुआ, ठीक। आगे ये अपने से कह रहे हैं, क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन है। जब आप आउटलाइन कर लोगे तब उसके बाद अपने को बताना है क्या इनका निश्चित आकार है, ठीक, स्पष्ट सीमाएं हैं या फिर स्थिर आयतन है। दूसरा कह रहे हैं, इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। या तो आप इन पर हथौड़ा मारो या फिर इन्हें खींचो या गिरा दो ऊपर से नीचे, तो क्या प्रेक्षण आपको प्राप्त होते हैं। क्या ये बल लगाने पर संपीड़ित, यानी कि क्या ये दबाए जा सकते हैं, ठीक। संपीड़ित मतलब कंप्रेस करना, दबाना। तो क्या ये दबाए जा सकते हैं या
संपीड़ित होते हैं या संपीड़ित किए जा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं जैसा जैसा इन्होंने कहा है वैसा वैसा करने के लिए। ठीक, अब हमारे पास क्या है ये देखिएगा, एक आपके पास पेन ले लिया, आपके पास बुक ले ली, ये रही आपकी सुई और ये रहा आपके लकड़ी की गट्ठा या लकड़ी की छड़। अब वो कह रहे हैं कि पेन से आउटलाइन करो और बताओ कि ये क्या होते हैं भाई, इनका आकार निश्चित है या नहीं है। तो देखो पेन जो है या किताब जो है, सुई जो है, लकड़ी जो है, ये सब कैसे हैं, ठोस अवस्था में है। और ठोस अवस्था में हम जानते हैं कि आकार जो है और जो आपका आयतन है, आपकी जो आकृति है वो कैसी होती है, निश्चित होती है। ठीक, परिवर्तित नहीं हो सकती। ये जो किताब है इसको आप क्या कर सकते हो भाई, फोल्ड कर सकते हो क्या, वापस खोलोगे तो ये उसी आकार का होएगा कि नहीं होएगा। ठीक, ऐसा थोड़ी है कि पेन, इन सब का आकार जो है, किताब है, आपकी सुई है, आपका लकड़ी का गट्ठा है, आकार में परिवर्तन हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक, तो एक चीज तो हमें ये पता चल गई, एक प्रेक्षण जो है वो पता चला कि ये जो आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित। दूसरा क्या है कि आयतन जो है इसका वो भी क्या है, इसका निश्चित है। ठीक, और आपने क्या करा है, जब बाउंड्री बनाई है तो इनकी बाउंड्रीज मतलब कि इनकी सीमाएं कैसी हैं, स्पष्ट सीमाएं। देखो हम यहां से शुरू हुए, ऐसे करा हमने, ये बन गया इसका एक पेज। ठीक, तो क्या है, निश्चित है, यानी कि क्या है कि इसकी निश्चित जो है वो क्या है, अपने पास सीमा है। ठीक, तो पहले जो अपने को प्रश्न दिया था उसके हिसाब से हमें ये पता चला कि ये जो ठोस होते हैं उनका आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है और उनकी सीमा भी कैसी है, निश्चित है। तो इस प्रयोग से हमें क्या प्रेक्षण प्राप्त हुए, देखो इन सभी का निश्चित आकार, निश्चित सीमाएं और इनका क्या है, स्थिर आयतन है। ठीक, दूसरा, हथौड़ा मारने, खींचने, गिराने से ये क्या होते हैं, टूट सकते हैं। अब आप क्या करोगे, लकड़ी पर हथौड़ा मारोगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। पेन क्या होगा, टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं टूटेगा। ठीक, आप क्या करोगे, पेज जो है इस किताब के उन्हें फाड़ोगे तो क्या होंगे, वो फट जाएंगे। ठीक, तो क्या होगा कि आप इन्हें क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो, पर आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। ठीक, लकड़ी का जो आकार रहेगा वही का वही रहेगा। उसके बाद देखो इनकी संपीड़ितता कैसी होती है, नगण्य होती है। हम इन्हें क्या है, दबा नहीं सकते। आप इस पेन को दबा करके छोटा कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक, किताब को दबा के छोटा कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो इनकी जो संपीड़ितता है वो कैसी है, नगण्य है। तो फिर निष्कर्ष हमको क्या मिला, निष्कर्ष कहता है ठोस पदार्थों के निम्न गुण होते हैं। कौन कौन से, ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है। ठीक, ठोस जो होते हैं असंपीड्य होते हैं, क्योंकि ठोस कैसे हैं, दृढ़ है। ये पेन कैसा है, दृढ़, तो इसे मैं क्या है, दबा नहीं सकती हूं, तो ये क्या है, असंपीड्य है। कैसा है ये, असंपीड्य। इसका आकार, आयतन, इसकी जो स्पष्ट सीमाएं हैं सब कैसी है, निश्चित है। तो यहां तक बात समझ में आ गई, ठोसों के गुण समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं हमारे पास महत्वपूर्ण तथ्य की, या फिर हम कहें कि कुछ अपवादों की हम बात करने वाले हैं। तो देखो भाई, क्या रबड़ बैंड को माना जाएगा, भाई रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा कि इसको जो खींच करके आप क्या करते हो, इसका आकार बदल देते हो, तो क्या ये ठोस है क्या। रबड़ बैंड होता है जो हम चोटी में लगाते हैं, या हम क्या करते हैं जब बहुत सारे पन्ने हो जाते हैं तो उनको हम बांधते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या है कि एक रबड़ बैंड है। ठीक, अब उस रबड़ बैंड को आप खींच करके उसका आकार तो क्या करते हो, परिवर्तित कर देते हो। तो फिर क्या वो ठोस है। अब हमने तो पढ़ा कि ठोस में हम क्या करते हैं, आकार को परिवर्तित नहीं करते, पर रबड़ के अणु पास पास होते हैं। तो रबड़ जो है, रबड़ बैंड जो है वो आपका ठोस है भी या नहीं। तो भाई रबड़ बैंड जो है वो ठोस है। कैसे, ये आपका रबड़ बैंड है। ठीक, इसको आप ध्यान से देखो। अब इस रबड़ बैंड को जब आप खींचोगे, ठीक, हमने इसको इस तरीके से खींच लिया। ठीक, अब मैंने इसे खींचा। ठीक, अब खींच के जब मैंने इसे छोड़ा
तो ये वापस अपनी आकृति में आ गया, यानी जैसी इसकी आकृति थी, मूल आकृति वैसी थी। तो जब मैंने बाह्य बल लगाया तो खिंच गया, ठीक, जब छोड़ दिया तो वापस कैसा हो गया, ये अपनी आकृति में हो गया। अब अगर मैं बाह्य बल को ज्यादा लगा दूंगी तो ये क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक। तो हमने क्या कहा कि भाई रबर बैंड है या कोई भी चीज है आपकी, उसको अगर आप हथौड़े से मारोगे, काटोगे, पीटोगे, गिरा दोगे तो वो टूट तो सकती है पर आकार में परिवर्तन नहीं होगा। और अगर आप रबर बैंड को खींचोगे तो ये क्या होगा, इस पर बाह्य बल लगा इसलिए इसका आकार परिवर्तित हुआ। जब ये वापस अपने आकार में आएगा, कब, जब आप बाह्य बल हटा दोगे तो ये अपनी मूल अवस्था में आएगा। तो रबर बैंड आपका क्या है, ठोस है। क्या है रबर बैंड, ठोस है। यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आप देखो क्या पूछ रहे हैं, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है। अब हमने कहा कि भाई जो आपके पास ठोस होते हैं उनका आकार निश्चित है, उनका आयतन भी निश्चित है, तो फिर ऐसा कैसा संभव है कि आप क्या कर रहे हो, नमक को कटोरी में ले रहे हो, नमक को गिलास में ले रहे हो, नमक को चम्मच में ले रहे हो, शक्कर को भी ले सकते हो नमक की जगह, तो वो उसी पात्र का आकार ले रहा है। भाई वो आकार नहीं ले रहा है, केवल उसमें भरा जा रहा है। अगर आपका जो नमक है वो कुछ इस तरीके का उसका क्रिस्टल होता है, ठीक, शक्कर का भी कुछ इस तरीके का क्रिस्टल है, ये हमने क्या किया है, बड़ा करके दिखा दिया। तो आपने जब इसे क्या करा, कटोरी में रखा है, ठीक, तो ये कटोरी में आपने रख दिया, अब इसमें बहुत सारे क्रिस्टल है, तो क्या इसकी जो संरचना है वो थोड़ी परिवर्तित हुई है, केवल हमारा जो बर्तन है वो भर गया, तो संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए ये कैसे हैं, आपके ठोस हैं। बात समझ में आ गई। अगला देखो, स्पंज जो होता है, स्पंज है वो क्या है, यदि यह ठोस है तो फिर इसका संपीड़न संभव क्यों है। भाई जो आपका स्पंज होता है उसे तो आप दबा सकते हो, और दबाने का मतलब ही संपीड़ित करना होता है, तो अगर वो ठोस हुआ तो उसका संपीड़न कैसे संभव है, बिल्कुल संभव है, क्योंकि आपने कभी अगर स्पंज को ध्यान से देखा है तो स्पंज में कुछ इस तरीके के छिद्र होते हैं, ठीक। अब इन छिद्रों में क्या होती है, वायु भरी होती है, जैसे ही आप इसे दबाओगे तो दबाव से वायु जो है वो बाहर चली जाएगी। अब अगर आपने क्या किया, इसको गीला कर दिया तो इन छिद्रों में क्या भर जाएगा, जल भर जाएगा। आप जब इन्हें दबाओगे तो क्या होगा, जल बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो ये भी क्या है, एक तरीके का ठोस है। तो हमारा रबर बैंड भी ठोस है, हमारा जो है चीनी और शक्कर भी ठोस है, और हमारा स्पंज भी ठोस है। तो बात समझ में आ गई। चलिए देख लेते हैं कैसे। देखो रबर बैंड को क्या माना जाएगा, क्या खींचकर इसका आकार बदल सकते हैं, क्या ये ठोस है, तो ये मैंने अभी आपको करके दिखाया कि आप क्या खींचकर तो आकार बदल सकते हो, पर जब छोड़ोगे तो ये क्या होगा, अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा, और अत्यधिक बल लगाने पर क्या होगा, ये टूट जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट हमको पूछा था, बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं। देखो ले तो लिया, लेकिन उनकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और जब उनकी संरचना में परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि क्रिस्टलों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या है, वो ठोस है, यानी आकार में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक। आगे चलो और देखो स्पंज क्या है, तो ये देखो स्पंज, और यहाँ आप ध्यान से देख सकते हो स्पंज में क्या है, छोटे छोटे छिद्र जो हैं वो विद्यमान है, तो जैसे ही दबाओगे वायु जो है वो बाहर निकल जाएगी। पानी में अगर आपने डाला है तो पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो इसका संपीड़न जो है वो संभव इसलिए होता है। बात समझ में आ गई, ठोस समझ में आ गया, ठोसों के अपवाद भी समझ में आ गए। अब हम चलते हैं आगे और सीखते हैं द्रव अवस्था के विषय में कि ये द्रव अवस्था क्या होती है, ठीक। अब फिर से हमारे पास क्या है, एक क्रियाकलाप है, तो कर लेते हैं इस क्रियाकलाप को, इधर उधर नहीं देखना है, बोर्ड पर ही ध्यान अपना केंद्रित रखना है। देखिए निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करिए। अभी आपको उठना नहीं है, ठीक, अभी आपको यहाँ समझना है, क्लास के बाद आप ये कर सकते हैं। जल, खाना बनाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, कोई भी शीतल पेय आप ले लो, ठीक। अब देखो इन द्रवों को फर्श पर डालने पर क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं, पहली चीज। दूसरा,
किसी एक द्रव को 50 ml लेकर विभिन्न बर्तनों पर डालने पर क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। देखो, आपने जल ले लिया, खाना बनाने का तेल ले लो, जूस ले लो, यानी कोई भी द्रव पदार्थ आप ले लो, ठीक। अब उस द्रव पदार्थ को थोड़ा सा ही क्या करना है, फर्श पर डालना है, ठीक। कपड़ा साथ में रखना पहुंचने के लिए बाद में। अब क्या करना है, उसे आपको फर्श पर डाला। अब आप मुझे बताओ कि फर्श पर डालने पर क्या प्रेक्षण प्राप्त हुए। द्रव की जो आकृति थी वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी कुछ इस तरीके से। हमने जल लिया था एक गिलास में और हमने फर्श पर डाल दिया, तो जैसे ही आपने फर्श पर डाला तो देखो द्रव की आकृति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। मानी द्रव का जो आकार है, ठीक, क्या पता चला कि ये जो आकार है वो क्या है, इसका निश्चित नहीं है। कैसा है, अनिश्चित आकार इसका होता है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि आप कोई भी आपका द्रव पदार्थ लो और किसी भी द्रव पदार्थ को विभिन्न बर्तनों में रख लो, ठीक। जैसे गिलास में रख लिया, आपने इस तरीके की बॉटल में रखा, इस बॉटल में रख दिया, इस तरीके की बॉटल में रख दिया, ठीक। विभिन्न पदार्थ आपने लिए तो आपने देखा कि क्या हुआ कि जब आपने इसमें रखा तो इस पात्र का आकार ले लिया, आपने गिलास में रखा था तो इस गिलास का आकार ले लिया। यानी द्रव क्या कर रहा है कि हम उसे जिस पात्र में डाल रहे हैं वो उस पात्र का आकार ले रहा है। मतलब कि द्रव जो है वो दृढ़ नहीं है यहाँ पर। तो अगर दृढ़ नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, एक निश्चित सीमा तक उसको संपीड़ित कर सकते हो। क्या कर सकते हो, दबा सकते हो निश्चित सीमा तक, ठीक। तो प्रेक्षण क्या मिलते हैं हमको कि द्रव जो है पात्र का आकार ले रहे हैं। हमने अभी देखा द्रव का आयतन जो है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित होता है। द्रव कैसे होते हैं, तरल होते हैं। कैसे होते हैं द्रव, आपके पास तरल होते हैं। बात समझ में आ गई यहां तक। अब तरल है तो संपीड़ित भी कर सकते हैं, बहने का गुण भी उनमें विद्यमान होगा। आप यहां से पानी गिराओगे तो पानी क्या होता है, बह जाता है, ठीक। तो प्रेक्षण के बाद निष्कर्ष क्या मिलते हैं हमको, द्रव में निम्न गुण विद्यमान होते हैं। द्रव का आकार जो है वो निश्चित नहीं होता, द्रव में बहने का गुण होता है और द्रव कैसे होते हैं, संपीड़ित होते हैं। आप इन्हें एक निश्चित सीमा तक क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। द्रव की बात समझ में आ गई, ठोस की बात समझ में आ गई, क्लियर चल रहा है। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, ठीक। अब ये महत्वपूर्ण तथ्य हमको क्या सिखाने वाले हैं, यहाँ हम बात करने वाले हैं विसरण के विषय में। और विसरण क्या होता है कि दो पदार्थ जो होते हैं अगर वो स्वतः ही मिल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, विसरण कहेंगे, ठीक। ये हमने कहाँ पढ़ा था, पहले भाग में हमने इसकी चर्चा करी थी। तो देखो ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है, ठीक। यानी आपके पास जो द्रव पदार्थ है उसमें क्या है, ठोस और द्रव का विसरण हो सकता है। कैसे, देखो द्रव आपने जल ले लिया, ठोस आपने शक्कर ले ली। अब इसको घोलोगे तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे। तो विसरण हुआ कि नहीं हुआ, आपने द्रव ले लिया जल और आपने क्या करा, उसके अंदर कौन घोल दिया, नमक घोल दिया, ठीक। या आपने क्या करा, चाय ले ली, चाय में आपने चाय पत्ती घोल दी। ये सब क्या हो रहे, एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं। यानी कि क्या है कि जो ठोस है वो क्या है, द्रव में विलय हो रहा है। यानी विसरण कहाँ हो रहा है, द्रवों में हो रहा है। लेकिन ठोस का ठोस में विसरण संभव नहीं है, नहीं है ना भाई, वो मिक्स नहीं होंगे, ठीक। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। अब जो वातावरण में गैसें हैं जैसे कि आपका ऑक्सीजन ही हो गई, ठीक। अब ये क्या होगा, द्रव में कैसी होगी, घुल जाएगी। कैसे, देखो समुद्र में क्या होता है, आपके जलीय जीव होते हैं। अब जलीय जीवों को भी तो ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं, तो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, तो जो समुद्र का जल है उस जल में जो ऑक्सीजन है वो उसी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। यानी कि समुद्र के जल में क्या हुई है, ऑक्सीजन। तो जल तो आपका जल है यानी द्रव अवस्था है, और गैस आपका कौन हो गई, ऑक्सीजन। तो द्रव में कौन मिल गई, गैस। तो बात समझ में आ गई कि वातावरण में जो गैसें हैं वो द्रवों में मिल जाती हैं। ये रहा उसका उदाहरण। ठोस, द्रव तथा गैस तीनों का क्या हो गया, विसरण जो है वो कैसा हो गया, संभव हो गया। कैसे, ये हमने अभी देख लिया। आगे बात कर रहे हैं, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। देखो ये आपके पास क्या है, एक
हमने बॉक्स ले लिया, ठीक, और ये दूसरा बॉक्स हमने ले लिया। इस बॉक्स में हमने क्या करा, द्रव भर दिया, ठीक है, अच्छे से आपने इसमें द्रव भर दिया। और यहाँ पर आपने क्या करा है, ठोस पदार्थ को भरा है, ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये जो ठोस पदार्थ की संरचना हम बना रहे हैं, इसमें ये जो अणु हैं ये कैसे हैं, बिल्कुल पास पास हैं, ठीक। लेकिन आप द्रव पदार्थ को जब देखेंगे तो आप कहेंगे कि इसमें तो अणुओं के बीच में अत्यधिक स्थान है, ठीक। और इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ वाले जो अणु हैं वो कैसे हैं, आपके स्वतंत्र गति कर सकते हैं। कैसे गति कर सकते हैं, वो स्वतंत्र गति कर सकते हैं। यहाँ वालों के पास तो स्थान ही नहीं है, तो ये क्या है, गति स्वतंत्र नहीं कर सकते, ठीक। ठोसों की अपेक्षा द्रवों के कणों में क्या होता है, रिक्त स्थान अधिक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। तो बात समझ में आ गई, द्रवों में क्या है, ठोसों का विसरण भी संभव है और गैसों का विसरण भी हमारे पास संभव है। क्लियर हो गया। उदाहरण याद रखना है अपने को, कौन सा, चीनी, या फिर आप क्या कर लो, नमक को किसमें घोलो, जल में घोल लो, ठीक। और गैसों के लिए आपको हमेशा याद रखना है समुद्र का, क्योंकि समुद्र के जल में कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन है, गैस। तो आपका जो जलीय जीव है वो श्वास कैसे ले रहा है, ऑक्सीजन से ही तो ले रहा है। ऑक्सीजन ही तो आपकी प्राणवायु है कि नहीं, ठीक। बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं आगे और समझते हैं गैसीय अवस्था के विषय में। अब ये जो गैसीय अवस्था होती है, इसको समझने के लिए फिर से हमारे पास क्या है, एक क्रियाकलाप है, ठीक। अब ये क्रियाकलाप क्या कह रहा है, देखो 100 ml की 3 सिरिंज लेनी है। सिरिंज मतलब वो इंजेक्शन वाली सिरिंज, ठीक। अब उसको क्या करना है, रबर के कॉर्क से बंद कर देना है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटाना है, मतलब जिससे आप दबाते हो उस पिस्टन को तो हटा दो और जो सिरिंज है उसके नीचे बंद कर दो कॉर्क लगा के। अब पहली सिरिंज में हवा को रहने दो, दूसरी में जल को रहने दो, तीसरी में चौक को रहने दो, ठीक। अब पिस्टन को वापस क्या करना है, सिरिंज में आपको लगा देना है। अब प्रेक्षण पूछ रहे हैं कि आपको क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं, मतलब कि जब आपने क्या करा, तीनों में अलग अलग चीज भरी है। एक के अंदर आपके पास कौन है, हवा है, ठीक। दूसरे के अंदर आपके पास जल है और तीसरे के अंदर आपके पास कौन है, चौक है, ठीक। अब क्या करना है, इनको दबाना है, ठीक, और बताना है कि कौन दब सकता है, कौन संपीड़ित है। तो ध्यान से देखो, जो आपकी हवा है वो आपकी कौन है, गैस। जो आपका जल है वो द्रव है। जो चौक है वो आपका कौन है, ठोस है। तो क्या ये दबेगा, क्या नहीं, ये दबेगा, क्या ये दबेगा, लेकिन एक निश्चित सीमा तक दबेगा, ठीक। और गैस में क्या होगा, ये तो अच्छे से दब जाएगा। क्यों दब जाएगा, क्योंकि अणु जो है वो कहाँ है, दूर दूर स्थित है, ठीक। तो देख लेते हैं इस प्रयोग को। तो ये देखो हमारे पास 3 सिरिंज है, एक ये वाली, एक ये और एक ये, ठीक। अब क्या करा हमने, एक में तो गैस भर दी, यानी आपने क्या डाला है, इसमें हवा डाला है। एक में आपने जल भर दिया और एक में हमने देखो चौक के टुकड़े भर दिए। अब क्या करा, इनको हमने रबर के कॉर्क से बंद कर दिया और ये रहा पिस्टन जिसको खींच के हमको दबाना है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको दबाओ जो कि दबेगा नहीं, या फिर क्या होगा, कुछ सीमा तक दब जाएगा जहां पर क्या होगा, चौक थोड़ी सी टूट जाएगी या फिर नीचे बैठ जाएगी। दूसरा है जल। जल वाले को आप क्या कर सकते हो, थोड़ी सी मात्रा में या एक निश्चित सीमा तक दबा सकते हो। और गैस वाले में तो हम क्या करेंगे, पूरा ही अच्छे से दबा देंगे। क्यों दबा सकते हैं, क्योंकि गैस के जो अणु हैं वो कैसे हैं, दूर दूर, उनके बीच में रिक्त स्थान कैसा है, ज्यादा है। तो आप क्या करोगे, इसको अच्छे से दबा सकते हो। तो प्रेक्षण आपको क्या प्राप्त हुआ कि हवा वाली सिरिंज का जो पिस्टन है वो जल और चौक के टुकड़े वाली सिरिंज का जो पिस्टन है उससे अच्छी से दब जाता है। मतलब गैस जो है वो सबसे ज्यादा संपीड़ित होती है। तो अगर हमको क्रम लिखना हुआ तो गैस सबसे ज्यादा होगी, द्रव फिर होगा, और ठोस की संपीड़ितता हमको पता है कि कैसी होती है, नगण्य होती है। तो सबसे ज्यादा संपीड़ित कौन हो सकता है, गैस हमारी सबसे ज्यादा संपीड़ित हो सकती है। बात समझ में आ गई, क्रियाकलाप समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं हमारे पास निष्कर्ष के विषय में। और निष्कर्ष क्या है, पदार्थ जो है गैसीय पदार्थ, उसके गुणों के विषय में बात कर रहा है। तो देखो
गैस अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। अनियमित क्यों होगी? क्योंकि आपने एक कंटेनर ले लिया या बॉक्स ले लिया। अब इस बॉक्स में एक कण यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और इस तरीके से कण क्या है, अत्यधिक दूरी पर विद्यमान है। तो अनियमित दिशा में अनियमित तरीके से अत्यधिक गति करने के लिए कैसे हैं ये? स्वतंत्र है। गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है क्योंकि अणुओं के मध्य आप देखो रिक्त स्थान बहुत ज्यादा है, तो आप दबा करके इनको क्या कर सकते हो, पास पास ला सकते हो। गैसीय पदार्थों का आकार और आकृति कैसा है? अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। देखो अभी इतनी दूरी पर है, अगर बॉक्स बड़ा और हो जाएगा तो ये और दूरी पर चले जाएंगे, बॉक्स छोटा हो जाएगा तो और छोटी दूरी पर आ जाएंगे। ठीक, यानी इनका ना तो आकार निश्चित हुआ, ना ही इनकी आकृति निश्चित हुई। गैसों का तो आयतन भी कैसा होता है? अनिश्चित होता है, वो निश्चित नहीं होता है। ठीक, अब बात कर रहे हैं कण की गति के विषय में कि ये जो कण है वो अच्छे से गति किस अवस्था में कर पाता है। तो बहुत सीधा सा नियम है या बहुत सीधा सा लॉजिक है, इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं। ठोस में अणु पास पास है, कण स्वतंत्र गति नहीं कर पाएंगे। द्रव के मध्य में क्या है, थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान है, तो थोड़ी गति संभव है, परंतु गैस के अंदर क्या है, अत्यधिक दूरी पर कण विद्यमान है, तो गति कैसी होगी, बहुत बढ़िया गति हो सकती है। अनियमित और पता नहीं किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं, कहीं में भी ये जा सकते हैं। तो आप यहाँ देखो, ये हमने क्या करा, ठोस ले लिया, ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से व्यवस्थित हो रखे, एक के नीचे एक बढ़िया लाइन में। गति संभव है क्या यहाँ पर? अणु अपनी जगह से खिसक सकता है? नहीं खिसक सकता, क्योंकि जगह ही नहीं है। ठीक, अब अगर द्रव की बात करोगे तो द्रव में क्या है, गति संभव तो है क्योंकि उसके बीच में रिक्त स्थान होता है, पर क्या है, उतनी संभव नहीं है जितनी की गैसों में संभव है। ठोसों से ज्यादा तो संभव है, लेकिन गैसों से कम संभव है। और अब यहाँ पर देखो, गैस अनियमित रूप से अत्यधिक तीव्र गति हो सकती है यहाँ पर, और अगर आपने क्या किया, गैस को थोड़ी सी ऊर्जा दे दी तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, कंपन की संख्या बढ़ जाएगी, और कंपनों की संख्या बढ़ते ही क्या होगा कि अणुओं की जो गति है वो और तीव्र हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? वो और तीव्र हो जाएगी। तो अब हम बात करने वाले हैं गैसीय अवस्था की गति के विषय में। तो देखो, गैस अवस्था है, गैस में कणों की गति कैसी है, आपकी अनियमित है, और अत्यधिक कैसी है, तीव्र है। ये तो अपने को पता है। क्यों है? चलो ऐसा, क्योंकि अणुओं के मध्य बहुत रिक्त स्थान है, अणु जो है बहुत दूरी पर उपस्थित है, अणुओं के मध्य का जो आकर्षण बल है बहुत कमजोर है। ठीक, परस्पर क्या करेंगे, बर्तन पर भी और खुद भी क्या होंगे, टकराएंगे। और जब ये टकराएंगे, क्योंकि अनियमित है, पता ही नहीं है किधर जाना है, तो कभी खुद से टकरा रहे हैं, कभी बर्तन या पात्र की दीवार से टकरा रहे हैं। अब जब उससे टकरा रहे हैं तो क्या होगा, पात्र की दीवार पर एक दाब उत्पन्न हो जाएगा, यानी गैस का दबाव वहां पर उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि इस बात से हमें ये पता चला कि ये जो गैस आपके पास है ये क्या करती है, पात्र की दीवारों पर दबाव डालती है। क्या करती है? पात्र की दीवारों पर दाब उत्पन्न करती है। बात यहां तक समझ में आ गई? यानी कि कैसे पता चला ये कि भाई ये खुद भी टकरा रही है और आपके पात्र की दीवार से भी टकरा रही है। क्यों टकरा रही है? क्योंकि गति कैसी है, अनियमित है। क्यों अनियमित है? क्योंकि अणु कैसे हैं, दूर दूर है। क्यों दूर दूर है भाई? क्योंकि गैस की क्या है, संरचना ही इस प्रकार की है कि उसमें अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल इतना अधिक नहीं होता, इसलिए वो क्या है, अत्यधिक दूरी पर विद्यमान है, जहां वो विद्यमान हो सकते हैं। बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? ठोस समझ में आ गया, गैस समझ में आ गई, और द्रव भी हमको समझ में आ गया। ठीक, तो इस वीडियो से हमने क्या सीख लिया? इस वीडियो से हमने सीखा कि ये जो पदार्थ है इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं और इन अवस्थाओं के गुण क्या होते हैं। तो कॉपी पेन को क्या करो, अब एक जगह पर रख दो, अपने दिमाग को क्या करना है, केंद्रित करना है कहाँ, बोर्ड की तरफ, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, हम इस वीडियो का दोहरान करने वाले हैं, वो भी कैसे, फटाफट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट से दोहरान को। ठोस, द्रव तथा गैस का तुलनात्मक अध्ययन हम करने वाले हैं।
तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो आपके पास आकार है, ठोस का कैसा होता है निश्चित, द्रव का कैसा होता है अनिश्चित और गैस का कैसा होता है अनिश्चित। अगर हम बात करें आयतन के विषय में तो ठोस और द्रव का आयतन तो कैसा है निश्चित, पर गैस जो है उसका आयतन कैसा है अनिश्चित, क्योंकि कण कैसे हैं दूर दूर विद्यमान हैं। संपीड़िता की बात करें, संपीड़िता मतलब दबाना, तो ठोस को नहीं दबा सकते। भाई लकड़ी के टुकड़े को आप दबा सकते हो क्या? ये जो आपका रिमोट है, ये जो इसको दबा सकते हैं क्या? नहीं दबा सकते। लेकिन द्रव को दबा सकते हो एक निश्चित सीमा तक, और गैस को तो आप बहुत ज्यादा दबा सकते हो। मतलब कि जो संपीड़िता गैस की होती है वो सर्वाधिक होती है। कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। बात कर रहे हैं अंतराण्विक बलों के विषय में। अब देखो अणु कैसे हैं पास पास, तो जिसमें अणु जितने पास पास होंगे वो बंध जो है उतना मजबूत बनेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो पदार्थ है वो उतना ही दृढ़ हो जाएगा। मतलब कि ठोसों में क्या होते हैं, ये बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए वो कैसे हो गए, ठोस हो गए, दृढ़ हो गए। ठीक, अब द्रव में क्या होते हैं, ठोसों से कम होते हैं, और गैसों में ये बल ही नहीं होता क्योंकि अणु जो है वो बहुत दूर दूर विद्यमान है। ठीक, कणों की स्थिति देखो, ठोसों में या तो ये दूरी नगण्य होती है या ये बहुत कम होती है। द्रव में ठोसों की अपेक्षा कैसी होगी, ज्यादा होगी, और गैसों में ये दूरी कैसी होती है, सर्वाधिक होती है। घनत्व की बात कर रहे हैं तो अणु पास पास है तो ठोसों का घनत्व कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा। पर आपका द्रव है तो द्रव में क्या होगा, ठोसों से इसका घनत्व कैसा हो जाएगा, कम, और गैस का घनत्व कैसा होगा, सबसे ही कम हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, और क्या पॉइंट आया था, विसरण आया था। क्या पॉइंट आया था, विसरण। तो देखो ठोस जो होता है, ठोस का ठोस में विसरण संभव नहीं है, पर द्रव जो है उसमें क्या होगा, ठोस का विसरण भी हो सकता है और गैस का भी। अब ठोस का विसरण का उदाहरण, यानी आपने द्रव ले लिया जल, जल में शक्कर घोल दो, नमक घोल दो, ठीक, और जल में क्या घुली होती है, गैस भी घुली होती है। कौन सी, ऑक्सीजन। समुद्र वाला एग्जांपल हमको यहाँ याद आ जाना चाहिए। ठीक, और गैसों में विसरण तो बहुत जल्दी हो जाता है, अत्यधिक तीव्रता से ये हो जाता है। तो बात यहां तक समझ में आ गई है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों का हमने क्या कर लिया है, तुलनात्मक और सारांश रूप में अध्ययन कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम चलेंगे प्रश्नों की तरफ और देखेंगे कि हमने इस वीडियो से कितना सीख लिया है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। सर्वाधिक संपीड़ितता होती है, किसकी होती है, गैस की होती है, द्रव की होती है, ठोस की होती है। तो भाई ठोस तो दबाए नहीं जा सकते, द्रव क्या होते हैं, कम संपीड़ित होते हैं, एक निश्चित सीमा तक दबा सकते हो। तो आंसर क्या बनेगा, गैस बनेगा। गैस की संपीड़ितता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। कितनी होती है, सबसे अधिक होती है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। में गैसों तथा ठोसों का विसरण होता है। देखो गैस दे दिया, ठोस दे दिया, पूछ रहे हैं कि इन दोनों का विसरण किसमें संभव है, तो द्रव ही तो बचा है यहाँ पर। तो द्रव में गैसों का भी विसरण होता है और आपके ठोसों का विसरण भी यहाँ पर होता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है, गैसों का अन्य गैसों के साथ विसरण होता है तीव्रता से, सत्य कथन है या नहीं? तो भाई कैसा है, ये सत्य कथन है। बहुत तीव्रता से एक गैस जो है वो दूसरे गैस में क्या हो जाती है, विसरित हो जाती है। बात समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है कि हमने जितनी भी अवधारणाओं का अध्ययन किया है और ठोस, द्रव, गैस का तुलनात्मक जो अध्ययन किया है उसे बिना देखे अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है, पर रटना नहीं है। हम आपसे मिलेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।